हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। गाइस हम थोड़े दिन बाद मिल रहे हैं, उसके कुछ रीज़न है कि यहाँ पर जो है लॉकडाउन की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। मुझे काम भी होता है बहुत सारा एक्स्ट्रा, तो मैंने अपने ऑलरेडी पोस्ट में बता दिया है कि हम आज एटॉमिक एंड मॉलिकुलर फिज़िक्स को अच्छे से रिवाइज़ करेंगे। और ये वीडियो सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए लिमिटेड नहीं है, ये आईआईटी जैम के स्टूडेंट भी देख सकते हैं एटॉमिक फ़िज़िक्स के लिए। जेस्ट और टीआईएफआर और नेट के स्टूडेंट्स भी इसे देख सकते हैं जो रिसेंटली एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी क्विक रिवीजन चाहिए होगा हर एक टॉपिक का, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले चाहिए होंगे। तो आज हम उन्हीं सी चीज़ों को आपको हम बताएंगे। आपको नोट करना है तो आप साथ साथ नोट भी कर सकते हैं। फिर हम एंडिंग में कुछ प्रॉब्लम्स भी करेंगे, डीयू, बीएचयू और कुछ एचसीयू के क्वेश्चंस भी। जेएनयू के तो मुझे नहीं मिले, जिसके मिले हैं वो हम करेंगे लास्ट में, ठीक है। तो चलिए देखिए, और अगर आप लोग नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें चैनल को, और जो बेल आइकन है उसको हिट करके ऑल पे क्लिक करें ताकि सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास जाए। और वीडियो अगर लास्ट में आपको अच्छा लगेगा लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। तो इस वीडियो में कंप्लीट रिवीजन होगा, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बताए जाएंगे, कुछ आपको ट्रिक्स यानी कि कॉन्सेप्ट, कोई मैं ट्रिक्स बोलता हूँ, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। और इस वीडियो में खास तौर पे हम फोकस कर रहे हैं एटॉमिक फिजिक्स कम्प्लीटली। और नेक्स्ट वीडियो एक और पार्ट पे बनाऊंगा जिसमें हम मॉलिकुलर स्पेक्ट्रा के बारे में पढ़ेंगे एंड देन इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने मेन पॉइंट की तरफ। तो गाइज़ ये सबसे पहले मैं आपको एटॉमिक फ़िज़िक्स का सारा चीज़ अच्छे से, थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में भी होगा तो आपको थोड़ा मैनेज करना होगा। देखिए, बोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम में आपको क्या पता होना चाहिए, यानी जो बोर्ड्स थ्योरी है उसमें आपको क्या पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स्ड अलाउड सर्कुलर ऑर्बिट्स अंडर द एक्शन ऑफ कूलम्बिक फोर्स। उसमें क्या कंडीशन है स्टेबिलिटी की, कूलम्बिक फोर्स जो होना चाहिए वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होना चाहिए, ठीक है। इसमें ध्यान रखिएगा कि ये जो चार्ज है, इस चार्ज को मैंने लिया है, प्रोटॉन जो न्यूक्लियस का चार्ज है वो Z ही है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज E लिया हुआ है। कभी कभी क्या होगा, कोई ऐसा भी क्वेश्चन होगा, बोलेगा कि बताइए कि जो कूलम्बिक फोर्स है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में कितना बढ़ जाएगा अगर हम प्रोटॉन के चार्ज और इलेक्ट्रॉन के चार्ज को डबल कर दें या ट्रिपल कर दें। तो इसके ऊपर भी कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा क्या पता होना चाहिए बोर्ड्स में, ओनली दोज सर्कुलर ऑर्बिट्स फॉर अ इलेक्ट्रॉन आर परमिटेड फॉर विच द एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 या h क्रॉस। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है क्योंकि बेसिक फॉर्मूले के ऊपर भी कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं, खासतौर पे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में। थर्ड पॉस्टुलेट क्या है, अ क्वांटम ऑफ एनर्जी इज रेडिएटेड ओनली व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर एनर्जी ऑर्बिट टू द लोअर एनर्जी ऑर्बिट एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इज गिवन बाय। देखिए, जो फ्रीक्वेंसी आप निकालेंगे ना, यानी जब कोई इलेक्ट्रॉन जंप करता है हायर एनर्जी स्टेट टू लोअर एनर्जी स्टेट, तो जो फ्रीक्वेंसी एमिट होती है, जो फोटोन आपको मिलता है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी, जस्ट फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी ऑफ द टू लेवल्स एंड डिवाइडेड बाय प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। सो नेक्स्ट देखिए, अब इसमें कुछ फॉर्मूले जो कि आपको कभी नहीं भूलने, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन सिर्फ फॉर्मूले से ही सॉल्व हो जाते हैं। रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, तो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट का ये फॉर्मूला है गाइज, n² ओवर पाई mze²। देखा जाए तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं, तो इसको a0 लिखा जाता है और ये वैल्यू डिपेंड करती है n² पे। तो कभी कभी क्या होता है, दो एलिमेंट्स के बीच में कंपैरिजन पूछ लेते हैं, तो आपको ध्यान रखना ये n²/z पर डिपेंड करता है, वेयर a0 इज़ कॉल्ड अ बोर रेडियस, जिसकी वैल्यू 0.529 एंगस्ट्रॉम होती है। वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट जो होता है उसका जो फॉर्मूला होता है, आप देखिए ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये डिपेंड करता है z/n पर, क्योंकि आपको बस इतना ध्यान रखना है ये कि किन किन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है। तो z/n पर वेलोसिटी और n²/z पर रेडियस, और जहाँ पर v1 है द लार्जेस्ट पॉसिबल वेलोसिटी जो पॉसिबल होती है किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए, वो होती है 2.18 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो ये डिपेंड करता है z²/n²। पोटेंशियल एनर्जी भी डिपेंड करता है z²/n²। एंड सिमिलरली जब आप काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को ऐड करेंगे, और ये डिपेंड करता है z²/n², यानी तीनों ही चीज़ें z²/n² पर डिपेंड करती हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज़ आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा कि जो ये है काइनेटिक एनर्जी है और जो टोटल एनर्जी है वो एक दूसरे के नेगेटिव है। अगर आप ध्यान से देखें तो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी पे नेगेटिव लगा दूँ तो मुझे टोटल एनर्जी मिल जाएगा, और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी का हाफ है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक। नेक्स्ट देखिए, तो जो अगर हम इसमें कुछ वैल्यूज़ पुट कर देते हैं एनर्जी में, जो सारे कॉन्स्टेंट्स हैं, तो जो वैल्यू हम पुट करते हैं तो मुझे जो मेन फार्मूला, जो फाइनल फार्मूला निकल के आएगा, यह आएगा En = -13.6 z²/n² EV। आपने इसे छोटी क्लास में भी पढ़ा होगा, लेकिन गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला, अगर आपको ये अच्छी तरीके से याद है तो आप इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर Z क्या है, Z आपका एटॉमिक नंबर है,
और n क्या है, n आपका ऑर्बिट संख्या यानी कि ऑर्बिट नंबर है कि किस ऑर्बिट के लिए आप एनर्जी निकाल रहे हैं जो इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए, जैसे हाइड्रोजन लाइक एटम्स क्या होते हैं, जैसे Li2 पॉजिटिव आ जाता है, He पॉजिटिव आ जाता है, कुछ ऐसे एटम्स जो होते हैं उन्हें हम हाइड्रोजन लाइक एटम्स बोलते हैं। तो इसमें हमेशा n = 1 ही होता है, लेकिन Z बदल जाएगा, लिथियम के लिए Z3 है, हीलियम के लिए Z2 है। तो ध्यान रखना है किसके लिए हमें एनर्जी निकालना है। कभी कोई कंपैरिजन पूछ लेता है, हाइड्रोजन का आपको पता है 13.6 यानी -13.6 आएगा, तो पूछ लेगा लिथियम के लिए निकालो। तो सिंपली आपको पता है कि n तो दोनों के लिए सेम ही होने वाला है क्योंकि ये हाइड्रोजन लाइक एटम्स में ही आते हैं, बट अब बस आपको Z पे ध्यान रखना है, ठीक है। नेगेटिव साइन यहाँ क्या शो कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन क्या है, न्यूक्लियस के साथ बाउंड है, हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी अगर मैं उस इलेक्ट्रॉन को निकालने की कोशिश करता हूँ तो। अब स्पेक्ट्रम के ऊपर भी क्वेश्चन्स आते हैं, तो आपको बस ये फॉर्मूला अगर याद है तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम निकाल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखा जाएगा 1/λ को हम क्या बोलते हैं, वेव नंबर, ये Z² पर भी डिपेंड करता है। अब हाइड्रोजन के लिए Z1 होता है तो सिंपली बुक्स में क्या लिख देते हैं R, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए आ गया तो फिर Z चेंज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपको बोल देता है कि लैम्डा हमें गिवन है, अगर कोई ट्रांजिट कर रहा है, जैसे मान लीजिए कि n इनिशियल 3 दिया हुआ है और n फाइनल 1 पे ट्रांजिट करके आ रहा है, आपको बोलता है हाइड्रोजन के लिए लैम्डा दिया हुआ है, तो बताओ भैया कि ये Li2 पॉजिटिव के लिए कितना होगा। तो आपको पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको पता है कि ये Z² के प्रोपोर्शनल है, तो लैम्डा गिवन है तो आप वहाँ से निकाल सकते हैं इजीली, ठीक है। हाइड्रोजन के लिए तो 1 ही था। जहाँ पर R को हम क्या बोलते हैं, रेडबर्ग कांस्टेंट, जिसकी एक फिक्स्ड वैल्यू होती है 1.097 × 10⁷ पर मीटर। अब इसमें बहुत सारे सीरीज़ निकल के आते हैं, लाइंस निकल के आते हैं ना, आपने देखा होगा बहुत सारी किताबों में लाइंस निकल के आते हैं। तो इन लाइंस को हम बहुत सारे कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। जैसे पहला लाइमन सीरीज़ है, तो लाइमन सीरीज़ में हायर कुछ भी वैल्यू है, जैसे 2 3 4 5 6 7 8 इन्फिनिटी 2 अगर फाइनली 1 पे आ रहा है, ठीक है, तो ये किस में लाई करता है, ये हमें अल्ट्रा वायलेट में मिलता है। यानी जब हम वेवलेंथ कैलकुलेट करते हैं तो अल्ट्रा वायलेट में हमें ये मिलता है। इसकी मिनिमम वेवलेंथ जो है वो 912 एंगस्ट्रॉम है, जो कि कैसे निकाला जाएगा, मिनिमम हमेशा कैसे निकाला जाता है, आपको हमेशा n इनिशियल यानी जहाँ से आ रहा है वो इन्फिनिटी रखना है, ठीक है। जहाँ से आ रहा है वो क्या रखना है, इन्फिनिटी, और n फाइनल तो आपको पता है ये 1 होता है। हर किसी के लिए चेंज होता है, जैसे पाशन, पिफन और ब्रैकेट क्या होते हैं, ये सब इसमें IR में लाई करते हैं, तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है। जैसे n फाइनल जो है लाइमन के लिए वो 1 है, बामर के लिए 2 है, तो पाशन के लिए शायद 3 है, और पिफन के लिए 4 है, और ब्रैकेट के लिए 5 है। लेकिन जब भी आपको मिनिमम निकालना हो तो n इनिशियल हमेशा इन्फाइनाइट रखना है, और मैक्सिमम निकालना हो तो n इनिशियल हमेशा 2 रखना है। तो इसमें कितना आता है 1215 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ये हमें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में मिलता है, ठीक। बामर सीरीज़ के लिए भी सेम ऐसा ही है, n फाइनल 2 हो जाएगा, और यहाँ पर विजिबल रीजन में हमें ये मिलता है। इसका जो वेवलेंथ है आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं डायरेक्टली, n का वैल्यू आप कहाँ से आ रहे हैं। जैसे आपको निकालना हो कि मैं 4 to 2 पे आ रहा हूँ, तो आप डायरेक्टली n की वैल्यू 4 रख दीजिए। यहाँ पर n = 3, यानी अगर n = 3 है तो उसे H अल्फ़ा लाइन बोलते हैं, वेवलेंथ उसकी इतनी होती है। फिर n = 4 है तो उसे H बीटा बोलते हैं, वेवलेंथ उसकी इतनी होती है। n = 5 है तो उसे H गामा बोलते हैं, उसकी वेवलेंथ इतनी होती है। n = 6 है उसे H डेल्टा बोलते हैं, उसकी वेवलेंथ इतनी होती है। तो ये कुछ मेमोराइज़ करने की चीज़ें, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब क्या होता है कि जो ऑर्बिट्स हैं, जो शेल्स जो होते हैं हमारे पास एटम्स में, उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कुछ अमाउंट्स में होते हैं, यानी कि उनकी कुछ पॉपुलेशन होती है। तो वो जो पॉपुलेशन का जो रेशो होता है ना, वो अकॉर्डिंग टू बोल्ट्जमैन लॉ से हम पता लगाते हैं, ठीक। तो रेशो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स जो इन सीरीज़ में होगा n2/n1, तो किस पर डिपेंड करता है, वो एक्सपोनेंशियल -e/kBt पर डिपेंड करता है, वेयर kB इज़ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो n2/n1 जो होगा वो इस फॉर्मूले से निकाला जाएगा, ध्यान रखिएगा। E2 का मतलब है दूसरे वाले शेल का जो एनर्जी है, E1 का मतलब है जो पहला वाला जो शेल का जो एनर्जी है, और G को हम बोलते हैं डीजनरेसी ऑफ लेवल, जो कि कैसे निकाला जाएगा मैं अभी आगे बताने वाला हूँ फॉर्मूले में। अब देखिए क्या है, जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहा है, वो रिवॉल्व कर रहा होता है। तो अगर रिवॉल्व कर रहा होता है तो उसकी एक फ्रिक्वेंसी भी होगी। तो फ्रिक्वेंसी क्या होती है, 2r∞c/n³। ये सब फॉर्मूले नोट करने लायक हैं, क्योंकि इन फॉर्मूले के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं और स्टूडेंट भूला होता है कि यार फ्रिक्वेंसी n² पर डिपेंड करता है या n³ पर डिपेंड करता है। फिर r∞ को हम क्या बोलते हैं, इन्फाइनेटली हैवी न्यूक्लियस का जो रेडबर्ग कांस्टेंट है। तो अब बेसिकली अगर हम देखा जाए तो यहाँ पर मैंने जो Z है उसको एब्जॉर्ब किया हुआ है, क्योंकि ये हाइड्रोजन के लिए। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये जो फॉर्मूला है ये हाइड्रोजन के लिए, लेकिन अगर किसी एक जनरल एटम की बात करें जाए तो वो Z² पर भी डिपेंड करता है। तो मेन फॉर्मूला आपका पास ये हो गया, ठीक है। ये ध्यान रखना है, Z² / n³ हो गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या है,
जब फ्रीक्वेंसी है तो कुछ पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन भी होगा, तो वो भी इसका उल्टा कर दो n³/z², और जो कांस्टेंट है अगर मैं हाइड्रोजन के लिए निकाल रहा हूँ तो ये वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो यानी एक चक्कर लगाने के लिए हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन को 1.5 × 10⁻16 सेकेंड्स लगते हैं, और जो उसके लिए रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी है वो 6.62 × 10⁻15 हर्ट्ज़ या पर सेकेंड आता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट, जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस में एक ऑर्बिट में, तो कुछ इलेक्ट्रिक करंट भी उसके साथ एसोसिएटेड होगा। तो इलेक्ट्रॉन मोशन की वजह से जो करंट होता है वो डिपेंड करता है z² मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और n³ पर डिपेंड करता है। ध्यान रखिएगा, n³ z²/n³ पर डिपेंड करता है। सिमिलरली जब करंट आ गया तो सर्कुलर ऑर्बिट है तो सेंटर में कुछ मैग्नेटिक फील्ड भी एसोसिएटेड होगा। तो nth ऑर्बिट में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस पर डिपेंड करता है, z³ n⁵ m² मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। वैसे आप ये कांस्टेंट ही है तो उससे आप कांस्टेंट ही मान सकते हो। तो z³ और n⁵ पर डिपेंड करता है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, अभी तक तो मुझे नहीं मिला है बट आ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है क्योंकि बहुत सारे बुक्स में मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बारे में नहीं बताया है। अब आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है कि जब आप किसी इलेक्ट्रॉन को किसी nth ऑर्बिट से उठा के इन्फाइनाइट यानी काफ़ी दूर ले जाते हो ताकि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का फोर्स 0 ही हो जाए, तो कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो उसे हम बोलते हैं क्या, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो बेसिकली आप E इन्फाइनाइट माइनस En कर रहे हो तो आपको आयोनाइजेशन एनर्जी मिल जाएगा उससे। तो E इन्फाइनाइट तो आपका 0 हो जाता है क्योंकि जो E होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n² होता है। अगर n इन्फाइनाइट हो रहा है ये क्या हो जाएगा, -13.6 इन्फाइनाइट स्क्वायर विच इज टेंड्स टू 0। तो ये हो जाएगा आपके पास 13.6 n² z² EV। अब कुछ पोटेंशियल भी चाहिए होगा क्योंकि जब आप इलेक्ट्रॉन को उठा के कहीं पे ले जा रहे हो तो यू नीड टू डू सम पोटेंशियल, यू नीड टू डू सम वर्क। तो वो कैसे निकलेगा, आयनाइजेशन एनर्जी डिवाइडेड बाय E, तो वो सिंपली इतना वोल्टेज निकल जाएगा। अब क्या होता है कि जो अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट कर रहा है, जैसे मान लीजिए कि n = 2 to 1 पे ट्रांजिट कर रहा है, तो आपको फाइनल वाला n ध्यान रखना है कि कहाँ से ट्रांजिट कर रहा है। तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स जो आपको मिलेंगी वो nc1 मिलेगा। ठीक है, n(n−1/2)। तो ये फॉर्मूला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्टली कभी कोई पूछ लेता है कि जैसे बोल लेता है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स यू विल रिसीव व्हेन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट फ्रॉम n = 5 to n = 1। तो आपको बस फाइनल वाला ध्यान रखना है यानी कहाँ से आ रहा है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि जो न्यूक्लियस होता है वो माना जाता है कि उसके पास इनफाइनाइट मास नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक कंपैरिजन में कुछ फाइनाइट मास है। तो फॉर दी फाइनाइट न्यूक्लियर मास जो रेडियस होता है वो मास ऑफ द न्यूक्लियस पे भी डिपेंड करता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। यानी अगर न्यूक्लियस का मास ज़्यादा है तो रेडियस कम हो जाएगा। ठीक है, जो ऑर्बिट है क्योंकि ज़्यादा वो अट्रैक्ट करेगा उस इलेक्ट्रॉन को उस ऑर्बिट में, और वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, वेलोसिटी जो होते हैं, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दी nth ऑर्बिट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द न्यूक्लियर मास। ठीक, तो नेक्स्ट देखिए अब क्या होता है कि अब बोर्स मॉडल का तो कुछ लिमिटेशन हमें पता है कि फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, फिर बहुत सारे ऐसे इफेक्ट्स हैं जो उसे वो नहीं शो कर पाता है। बट हम ड्रॉबैक्स तो हम यहाँ पढ़ नहीं रहे हैं, अभी हम रिवीजन कर रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस की। तो समरफील्ड मॉडल डेवलप हुआ। समरफील्ड मॉडल में क्या कहा गया, 2 मॉडिफिकेशन हुई बोर्स मॉडल में। पहला क्या करेक्शन हुआ कि यहाँ पर इलिप्टिकल ऑर्बिट का एक कंडीशन लगाओ कि यानी जो इलेक्ट्रॉन होता है वो सर्कुलर ऑर्बिट के साथ साथ, ये नहीं कि सर्कुलर ऑर्बिट को हटा दिया गया और इलिप्टिकल ऑर्बिट के साथ साथ कुछ सर्कुलर ऑर्बिट के साथ साथ कुछ इलिप्टिकल ऑर्बिट में भी रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। उसमें कंडीशन क्या है कि जो b/a है यानी सेमी माइनर एक्सिस टू द सेमी मेजर एक्सिस का जो रेशो है वो कुछ नंबर्स के रेशो के बराबर होना चाहिए, वेयर k इज़ नॉन एज एजीमुथल क्वांटम नंबर जिसकी वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8। n का मतलब होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी ऑर्बिट नंबर जिसे हम बोलते हैं, और nr का मतलब है रेडियल क्वांटम नंबर, और ये जो रिलेटेड है वो इस फॉर्मूले के साथ रिलेटेड होते हैं। अब देखिए अगर मैं n = 1 ले लूँ यानी फर्स्ट ऑर्बिट के लिए ले लूँ तो क्या पॉसिबल है, इस इक्वेशन से मुझे क्या पता चल रहा है कि अगर n = 1 होगा तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि nr 0 हो k 1 हो। ठीक है, nr क्योंकि nr की वैल्यू 0 हो सकती, k की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। तो उसके लिए क्या होगा, इस रेशो से क्या पता चल रहा है, k की वैल्यू आपके पास कितनी हो गई 1 और n की वैल्यू आपने 1 ली थी यानी b/a = 1, तो a = b। अब आपको पता है कि एलिप्स में अगर सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस बराबर होते हैं तो सर्कल ही होता है, तो यानी आपको कैसा ऑर्बिट मिलेगा, सर्कुलर। यानी कि ये बोर मॉडल को भी सपोर्ट कर रहा है, गलत नहीं साबित कर रहा है। कुछ आपको सर्कुलर ऑर्बिट्स भी मिलेंगी, लेकिन जब आप n = 2 लोगे तो आपके पास 2 पॉसिबिलिटीज आ गई, 1 और 2। nr 0 भी हो सकता है, k = 2 हो सकता है, तो उस केस में b = a मिलेगा। अगेन रेशो है k/n का, k/n का तो 1 आ जाएगा, तो अगेन सर्कुलर भी मिलेगा एक। और जब आप nr = 1 और k = 1, ये भी पॉसिबल है क्योंकि nr + k 2 आ जाएगा, तो उस केस में a = 2b इस इक्वेशन से, तो यानी उस केस में आपको इलिप्टिकल मिलेगा। क्यों, क्योंकि सेमी मेजर एक्सिस जो है
वो माइनर एक्सिस से बड़ा आ रहा है, तो उस केस में एक एलिप्टिकल ऑर्बिट भी इस तरफ की ओर सर्कल के साथ साथ मिलेगा। ठीक है, तो दूसरी क्या कंडीशन थी, दूसरी क्या उन्होंने इसमें मॉडिफिकेशन कर दी, एक रिलेटिविस्टिक अप्रोच लगा दिया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्योंकि मास उसका बहुत छोटा है तो वो कुछ रिलेटिविस्टिक वो रखता है अपने पास काइनेटिक एनर्जी, नॉट फ्री काइनेटिक एनर्जी, यानी जो हम हाफ mv² पढ़ते हैं वो एप्लीकेबल नहीं होगा, उसमें एक कुछ रिलेटिविस्टिक टर्म्स भी ऐड होंगे, जिससे कि जो एनर्जी में फ़र्क आया वो इस फॉर्मूले से आया। हालांकि इसके ऊपर मेरे को कोई क्वेश्चन नहीं मिलता है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि एनर्जी में जो एनर्जी है वो n के साथ साथ k पर भी डिपेंड करेगा, जो कि क्वांटम कंडीशंस उसने बताई थी सोमरफेल्ड ने। और यहाँ पर एक फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट को डिफाइन किया गया अल्फ़ा से, जिसकी वैल्यू C/131 या 137 होती है। मैं यहाँ कुछ एक नंबर बोल रहा हूँ 131 या 137। ठीक है, सो नेक्स्ट देखिए अब क्या होता है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपके पास जो याद रखने की चीज़ है वो है क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स भी आपको नहीं भूलने हैं। ये क्या डिस्क्राइब करता है, डिस्क्राइब्स द वैल्यू ऑफ कंजर्व्ड क्वांटिटी। ठीक, कंजर्व्ड क्वांटिटी, जिससे कि हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन पता चलती है। पहला होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो कि ऑर्बिट्स या शेल को रिप्रेजेंट करता है। आपने पढ़ी होगी छोटी क्लासेस में, KLM n ऐसे ही चलता रहता है, ये n = 1 2 3 4। और एक किसके द्वारा दी गई थी, ध्यान रखिएगा, ये बोर्ड ने नहीं दी थी, ये सोमरफील्ड ने बताई थी। अब क्या होता है कि जो एनर्जी है, अच्छा हाँ, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन के हमें पता है वो n² के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो अगर n इंक्रीज तो ये डिक्रीज, सॉरी। ठीक है, अब दूसरा क्या है, ऑर्बिटल और एजीमुथल क्वांटम नंबर। ये क्या बताता है हमें, शेप ऑफ द ऑर्बिटल के बारे में बताता है। ऑर्बिटल, ध्यान रखना, ऑर्बिटल के बारे में बताता है, या ये सबशेल, सॉरी ये सबशेल के बारे में बताता है हमें, ये सबशेल के बारे में बताता है। यानी अगर फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ n, जो l की वैल्यू होगी वो 0 to n-1 तक होगी, तो l = 0 के कॉरस्पॉन्डिंग s, 1 के कॉरस्पॉन्डिंग p, फिर d f g ऐसे चलता रहता है, ये सब शेल्स हैं। थर्ड क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जो कि होता है -L2 + L फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ n। फिर आप l निकालोगे, फिर आप -L2 + L, यानी देयर आर 2l + 1 वैल्यूज पॉसिबल फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ गिवन वैल्यू ऑफ l। तो ये हमें क्या बताता है, ओरिएंटेशन ऑफ एटम या इलेक्ट्रॉन कि किस ओरिएंटेशन में है। En फॉर दी 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, मतलब जो एनर्जी है वो एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए सिर्फ n पर डिपेंड करती है, लेकिन मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए n के साथ साथ l पर भी डिपेंड करती है। क्वांटम मैकेनिक्स में ऐसा बताया जाता है। और फोर्थ क्वांटम नंबर है स्पिन क्वांटम नंबर। इसका मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन का स्टेट, यानी ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए स्टेट कैसा है, यानी पॉजिटिव है, नेगेटिव है, अप है, डाउन है। इसकी दो ही वैल्यू पॉसिबल है, ±12। ठीक है, अब देखिए किसी एक लेवल की डीजेनरेसी आप कैसे निकालेंगे, जो मैंने अभी तक बताया है उसमें आपको डीजेनरेसी की भी रिक्वायरमेंट होगी। जैसे मैंने फॉर्मूला बताया था पॉपुलेशन का, तो अगर आप इलेक्ट्रॉन की स्पिन नहीं ले रहे हैं तो डीजेनरेसी हमेशा n² होगी। जैसे अगर n = 2 है तो 4 हो जाएगा, और अगर आप स्पिन ले रहे हैं तो 2n² हो जाएगा डीजेनरेसी। डायरेक्ट आ सकता है कोई क्वेश्चन, इसमें कोई डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नहीं आता, MCQ टाइप क्वेश्चन आते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, तो डायरेक्ट टिक करने वाला होता है। जैसे BHU DU में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए शेल, अगर शेल संख्या दी हुई है, शेल नंबर, ऑर्बिट नंबर दिया हुआ है, तो आप ध्यान रखिए 2n² इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सब शेल के बारे में पूछ लेता है, जैसे 2p में पूछ लेता है, तो l की वैल्यू आप पता लगाइए, 2l + 1 के फॉर्मूला अप्लाई करिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता लगाइए। अब देखिए नंबर ऑफ स्टेट्स फाइंड करने के लिए आता है, नंबर ऑफ स्टेट्स, ये एक यहाँ पर वर्ड मिलेगा, नंबर ऑफ स्टेट्स कितने पॉसिबल हैं। ध्यान रखिएगा आपको NLM, ये स्टेट्स होते हैं बेसिकली, इसे वेव फंक्शन बोलते हैं क्वांटम मैकेनिकली। तो स्टेट्स कैसे पता लगाओगे, जैसे एक एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। जैसे बोलते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन है जो n = 2 में प्रेजेंट है किसी एक हाइड्रोजन एटम के लिए, तो बताइए कितने स्टेट्स पॉसिबल है। तो n = अगर 2 होगा तो l की दो वैल्यू पॉसिबल होंगी, 0 और 1। अब जब l की वैल्यू 0 होगी तो ml की वैल्यू 0, लेकिन l की वैल्यू जो 1 होगी तो 3 वैल्यूज़ पॉसिबल हो गई, -1 0 -1। तो NLM लिखना होता है हमें। तो देखिए कितना है NLM, 2 0 0 एक पॉसिबल है, 2 1 -1 2 1 -1 पॉसिबल है, 2 1 1 2 1 1 पॉसिबल है, 2 1 0 2 1 0 पॉसिबल है। ठीक है, तो ये 4 स्टेट्स पॉसिबल है। तो ऐसे पूछ लगता है कोई n = 3 के लिए बताइए, तो आप ऐसे ही निकालेंगे, फिर स्टेट्स को टिक कर देंगे। ठीक, अब हमारे पास आता है नेक्स्ट कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या चीज़ होती है। जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो उससे रिलेटेड है, वो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, μL = LL + 1 μB, वेयर μB इज़ नोन एज बोर्स मैग्नेटॉन, जिसकी वैल्यू होती है 9.27 × 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। यहाँ पर क्या होता है कि जब हम इस किसी भी एटम में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो जो उसका एक्सिस है, ठीक है, वो प्रेसिस कर जाता है। ठीक है, यानी कि जो एक्सिस है उसका, जैसे कि आपको यहाँ फिगर दिख रही है, ये प्रेसिस कर जाता है, उसमें एक फ्रीक्वेंसी डेवलप होती है। प्रेसिजन की फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो उसे हम बोलते हैं लार्मर फ्रीक्वेंसी। उसका ये डायरेक्ट फॉर्मूला है EB/4πm। अगर कोई
न्यूमेरिकल आता है तो आप इस फॉर्मूले से कर सकते हो। इसको ध्यान रखिएगा, ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट या ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो है। अब देखिए स्पेस क्वांटाइजेशन क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि जब ये प्रेसिस कर रहा है, जैसे आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया ये, ठीक है, तो यहाँ पर एक एंगल बन रहा है थीटा। तो स्पेस क्वांटाइजेशन का मतलब होता है कि जो एंगुलर मोमेंटम की जो वैल्यूज़ हैं वो क्वांटाइज होती हैं स्पेस में, ठीक है, उसे ही हम स्पेस क्वांटाइजेशन बोलते हैं। जैसे LZ क्या हो जाएगा, L cos थीटा, यानी इस वाले टर्म में L चला जाएगा, तो cos थीटा कितना आ जाएगा इसके बीच में, LZ/L, और LZ फ्रॉम द क्वांटम मैकेनिक्स ML H क्रॉस होता है, और L का जो होता है वो LL+1 H क्रॉस होता है। यानी जो एंगल है वो डिपेंड कर रहा है ML पे और LL+1 पे। अब फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ L, अभी हमने पढ़ा, फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ L देयर आर पॉसिबल ऑफ 2L+1 वैल्यूज़ ऑफ ML। तो यानी कि जो एंगल भी आएंगे वो भी 2L+1 टाइम्स आएंगे। तो आपको दिख रहा है 1 2 3 4 5 हमें मिल रहे हैं फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ L। तो ध्यान रखिए एंगल्स जो हैं वो भी क्वांटाइज हैं, और उसी को हम क्या बोलते हैं, स्पेस क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब ये आपको एक अलग फिगर मिलेगा, इसमें दिखाया गया है, कोन बना के दिखाया गया है किस तरीके से क्वांटाइज्ड हैं अलग अलग, ठीक है। अब देखिए वेक्टर मॉडल ऑफ एन एटम, इसमें क्या होता है, हम दो तरीके की कपलिंग पढ़ते हैं बेसिकली। एक होता है आपके पास LS कपलिंग और एक होता है JJ कपलिंग। LS कपलिंग में क्या होता है, जब हमारे पास लाइटर एटम्स होते हैं, जैसे हाइड्रोजन लाइक हो गया, S ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं जिसमें जिनका मतलब जो लास्ट वाला वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 1 ही है, तो उसमें हम LS कपलिंग लगा देते हैं। जो J की वैल्यू होती है वो L-1 टू L+1 तक जाती है, L+S तक जाती है, ठीक है। और जो नेट आता है वो JL+L आता है, L+S आता है। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एसोसिएटेड विद दी J, उसको हम लिखते हैं J+1 EH/में 4πm। यहाँ पर GJ को हम क्या बोलते हैं, लैंडे G फैक्टर। ये कैसे निकलता है, इस फॉर्मूले से निकलता है 1 + JJ+1 माइनस, इसको ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। J बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्वेश्चन आते ही आते हैं, लैंडे G फैक्टर पे निकालने के लिए आता ही आता है। अब अगर हम सिर्फ ऑर्बिटल मोशन को कंसिडर करते हैं तो GL की वैल्यू होती है 1, ठीक है, GL की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। अगर हम स्पिन को भी कंसिडर कर लें, L = 0 हो जाएगा उस केस में, तो सिर्फ अगर स्पिन है तो GS की वैल्यू होती है 2, क्योंकि 2 स्पिन पॉसिबल होते हैं हमारे पास, तो इसलिए हमारा जो लैंडे G फैक्टर है स्पिन के केस में वो 2 हो जाता है, ठीक। एंगल बिटवीन द डिफरेंट मोशंस, ये आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूले हैं। थीटा LS कपलिंग, LS के बीच का जो एंगल है वो आप ऐसे निकालोगे, LJ के बीच का जो एंगल है वो आप ऐसे निकालोगे, और SJ के बीच का जो एंगल है वो आप ऐसे निकालोगे, ठीक है। आप देख सकते हो J-L-S, यहाँ पर देखिए इसको याद रखने का एक तरीका है। देखिए LJ के लिए L और J पॉजिटिव है, LS के लिए LS नेगेटिव है, और SJ के लिए SJ पॉजिटिव है। नीचे भी आप उसको याद रखें। अब देखिए स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स होती हैं कुछ चीज़ें हमारे पास, तो हम कैसे लिखते हैं उसको, N×2S+1 कैपिटल L और ये J। तो ध्यान रखना है कि इसके ऊपर भी क्वेश्चन बहुत बार आता है। अब जो अभी हमने पढ़ा है स्पेस क्वांटाइजेशन या स्पिन एंगुलर मोमेंटम, जो भी हमने पढ़ा है वो, तो उसका कुछ एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी होना चाहिए। तो 1921 में स्टर्न और गेलाक 2 साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया। हालांकि बाद में इसको जो टेलर हैं और फिलिप्स और टेलर जो हैं, या फॉलर जो है उनका नाम भूल गया मैं, उन्होंने स्पिन के जो है बारे में बताया था। लेकिन ये क्या प्रूव हो गया, ये प्रूव हो गया कि भाई जो एटम के अंदर है स्पेस क्वांटाइजेशन और स्पिन जो इलेक्ट्रॉन का, वो दोनों ही चीज़ें होती हैं। तो क्या किया गया, इट डेमोन्स्ट्रेट द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन एंड दस प्रोवाइडिंग द एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ वेक्टर मॉडल ऑफ एन एटम। इट ऑल्सो वेरीफाइज द क्वांटाइजेशन ऑफ स्पेस ऑफ एटम इन द मैग्नेटिक फील्ड। सेटअप कैसा था, इसमें क्या होता है, एक ओवन लिया गया था जिसमें कि सिल्वर एटम्स लिए गए थे, उसको यहाँ से पास किया गया था। ये कॉलीमेटर हमने लगाया था जिससे कि इसको एक फिक्स डायरेक्शन में रखा गया। ये नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म यानी इनहोमोजीनियस मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की गई। इससे क्या होगा कि यहाँ पर हमें 2 ट्रेसेस मिल गए, ये स्क्रीन पर या फोटोग्राफिक प्लेट पर 2 ट्रेसेस मिल गए हमें। तो इस ऑब्जर्वेशन से क्या पता चलता है हमें कि सिंस द एटम्स आर टाइनी मैग्नेट्स दे एक्सपीरियंस अ डिफ्लेक्टिंग फोर्स व्हेन पासिंग थ्रू द फील्ड। क्लियर सी बात है, एटम्स जो होते हैं वो भी मैग्नेट होते हैं और मैग्नेट एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं। दे रिसीव्ड अ डिस्क्रीट ट्रेसेस ऑन द फोटोग्राफिक प्लेट इंस्टेड ऑफ बैंड्स, यानी बहुत सारे बैंड्स के को छोड़ के इन्होंने कुछ डिस्क्रीट वैल्यूज़ मिली, यानी जो 2, 4 और दोनों तरफ, इधर 2 उधर 2, यानी नीचे 2 तो ऊपर भी 2, नीचे 4 तो ऊपर भी 4, ऐसे मिल रहे थे। दे शोड दैट एटम पासिंग थ्रू दिस फील्ड वर ओरिएंटेड इन स्पेस इज इन डिस्क्रीट डायरेक्शन, यानी जो एटम जब इस फील्ड के साथ पास हो रहा है ना, तो जो डिफ्लेक्ट कर रहा है वो एक डिस्क्रीट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट कर रहा है।
और ये सिर्फ ये नहीं कि एक दो एटम्स के लिए, इन्होंने मिलियंस ऑफ मिलियंस एटम्स को पास करके देखा तो उनको मिल रहा था। मैथमेटिकल फॉर्मूला इससे क्या पता होना चाहिए, फोर्स आपको पता है कि जो du/dz होता है और u जो होता है वो म्यू बी के बराबर होता है, मैग्नेटिक मोमेंट मल्टीप्लाई बाय मैग्नेटिक फील्ड, और म्यू जे जो है वो -gj, ये तो बहुत बेसिक फॉर्मूला है, उसमें हम पढ़ते हैं। Fz आ जाएगा आपके पास ये, यानी Fz जो है वो mj पर डिपेंड कर रहा है और dBz/dz पे भी डिपेंड कर रहा है। अब अगर आप सोचेंगे कि सर हमने इनहोमोजीनियस मैग्नेटिक फील्ड क्यों लिया, होमोजीनियस क्यों नहीं लिया, अगर हम होमोजीनियस लेते तो क्या होता कि ये b कांस्टेंट होता है z के रिस्पेक्ट में, जिससे कि फोर्स लगता ही नहीं और फिर वो अनडिफ्लेक्टेड निकल जाते हैं। ठीक, तो ध्यान रखना फोर्स जो है वो mj पर भी डिपेंड करता है। अब ट्रांसवर्स कुछ एक्सेलरेशन होगा जिसको हम सिंपली मास के साथ डिवाइड कर देंगे, निकल जाएगा। ट्रांसवर्स वेलोसिटी निकलेगा इस फॉर्मूले से। आपको बस फॉर्मूला ध्यान रखना है, कैसे आया वो तो आप पढ़ भी सकते हैं बुक्स में। डिफ्लेक्शन, जो हम ये बोल रहे हैं ना कि डिफ्लेक्ट कर गया, तो ये जो सेंटर से कितना डिफ्लेक्ट कर गया, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस निकाला जाएगा इस फॉर्मूले से। देखिए इस पर डिपेंड करता है। तो आप देख सकते हैं कि जो ये डिफ्लेक्शन है वो mj पर डिपेंड कर रहा है, जिसके पास 2j+1 वैल्यूज़ हैं फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ j। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपको कुछ 2j+1 ट्रेसेस मिलेंगे स्क्रीन पे। कितने मिलेंगे? 2j+1 ट्रेसेस मिलेंगे स्क्रीन पे। ठीक है, सो दे रिसीव्ड 2 ट्रेसेस, 2 ट्रेसेस मिले हैं उनको। तो दो ट्रेसेस मिलने का मतलब है j की वैल्यू भी हाफ होनी चाहिए और s की वैल्यू भी हाफ थी सिल्वर के केस में। ये होता है उसका लास्ट वाला जो हम कन्फिग्रेशन लिखते हैं। तो ये जब उनको मिलता है तो उन्होंने एक ये होता है कि हाइपोथेसिस, क्योंकि 2 ट्रेसेस मिले हैं तो यानी कि 2 ट्रेसेस यानी z की वैल्यू +-1 होनी चाहिए। 2 ट्रेसेस मिल रहे हैं ना, और बाद में उन्होंने चेक किया कि स्पिन जो है इसका 2 है, तो यानी 2s+1 = 2, तो s = हाफ, तो s भी हाफ है और j भी हाफ है। तो इस हिसाब से 2j+1 2 हो ही गया, 2 ट्रेसेस मिल ही गए और बाद में ये वेरीफाइड भी हो गया। ठीक है, जो भी हाइपोथेसिस उन्होंने लिया था। यहाँ पर एक नोट करने वाली बात ये है कि उन्होंने एटम्स लिए, आयंस नहीं लिए। आयंस में पॉसिबल ही नहीं है स्टैंड गर्ला। क्यों नहीं है? अगर हम चार्ज आयन लेते हैं तो दे वुड बी सब्जेक्टेड टू लोरेंट्ज फोर्स ऑल्सो एंड देयर डिफ्लेक्शन वुड बी नो लॉन्गर बी ट्रांसफर्स, सो नो ट्रेसेस वुड बी ऑब्टेन्ड, यानी कि वहाँ पर लॉरेंट्ज फोर्स भी होगा साथ ही साथ। तो जो हमें ट्रांसवर्स जो एक्सेलरेशन चाहिए वो हमें नहीं मिलेगा, इंस्टेड वो किसी और टाइप के मोशन की ओर चला जाएगा, जैसे स्पायरल हो सकता है। तो इसलिए आयंस हम नहीं लेते हैं, सिर्फ हम एटम्स लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब क्या होता है कि हुंड्स रूल, कुछ जैसे आपको कुछ टर्म्स दे दीजिएगा जैसे 2p3 2p4, ऐसे क्या होता है हुंड्स रूल उसमें एप्लीकेबल होगा एनर्जी कंपैरिजन के लिए। लार्जेस्ट एस टर्म है तो लोएस्ट एनर्जी, लार्जेस्ट एल टर्म है तो लोएस्ट एनर्जी। जे टर्म के लिए क्या होता है, अगर आपके पास लेस देन हाफ फील्ड है, लेस देन हाफ फील्ड कैसे बोलते हैं हम, ऐसे देखिए जैसे कार्बन के केस में होता है ना 2p2 कार्बन के केस में, लेकिन ऑक्सीजन के केस में क्या होता है, ऑक्सीजन के केस में लास्ट में क्या होता है 2p4 होता है, 2p4, ये 2p2 है। तो लेस देन हाफ फील्ड ये हो गया, तो उस केस में लोअर जे हैज़ द लोएस्ट एनर्जी, उसे हम ग्राउंड स्टेट बोलेंगे। लेकिन ग्रेटर देन हाफ फील्ड है जैसे कि ऑक्सीजन है हमारे पास, तो उस केस में लार्जेस्ट जे हैज़ द लोएस्ट एनर्जी। इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, डीजेनरेसी ऑफ द स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स 2j+1 निकाला जाएगा फॉर द गिवन कन्फिग्रेशन। डीजेनरेसी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं फॉर द गिवन n एंड l। इफ़ द लास्ट सबशेल इज एग्जैक्टली फुली फील्ड देन द ग्राउंड स्टेट टर्म इज ऑलवेज 1s0। जैसे मान लीजिए कि 2p6 दिया होता, ठीक है, या 1s2 दिया है, 3d5 दिया हुआ है, तो ये सब क्या है एग्जैक्टली फुली फील्ड है, तो उनका ग्राउंड स्टेट टर्म हमेशा 1s0 ही होगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें मैंने निकाला हुआ है कि ये मेरे पास एक एलिमेंट का कन्फिग्रेशन है। देखिए 4s0 है तो ये तो टर्म तो आएगा ही, ये तो लोएस्ट ग्राउंड स्टेट होगा ही, लेकिन यहाँ पर एक इक्विवेलेंट टर्म भी है 3d2, ये फुली फील्ड नहीं है। तो इसमें क्या किया हुआ है मैंने, क्योंकि ये हैवी एलिमेंट है तो यहाँ जे कपलिंग लगेगा। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स है डी में, देखिए 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, डी में 5 होते हैं, 1 और 2। तो इसके लिए भी 0, इसके लिए कितना हो गया 2 हो गया, और इसके लिए भी 2 हो गया, तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए 2 और 2 हो गया। तो एल की वैल्यू -L12 प्लस L12 L2, तो ये 0 1 2 3 4 हो गया, 2 - 2 0 2 4। और S1 क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव में हैं, अप में है, तो S1 भी 1/2 और S2 भी 1/2, तो S की वैल्यू 0 और 1 हो गई। अब मैंने क्या कर दिया, S की वैल्यू 0 को पहले एक बार ले लिया और L की वैल्यू इवन ले ली। पहले मैंने क्या डिफाइन कर दिया, इवन के लिए डिफाइन कर दिया, फिर ये टर्म्स आ गए, और जब 1 ले लिया और यहाँ पर लिया तो ये सारे टर्म्स आ गए। आप देख सकते हैं ग्राउंड स्टेट टर्म हमेशा इसका ये वाला होगा। तो ये कुछ टर्म्स बन गए, तो ऐसे टर्म्स के ऊपर भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं। टर्म सेपरेशन इन दी डबलेट फॉर दी 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, यानी जो शिफ्ट है जिसे हम टर्म वैल्यूज़ बोलते हैं। टर्म वैल्यूज़ बेसिकली क्या होता है, एनर्जी अपॉन में hc,
तो जो टर्म वैल्यूज़ होती है वो z⁴ पर डिपेंड करता है। इसके ऊपर भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। अब लैंडे इंटरवल रूल क्या होता है कि जो स्पिन ऑर्बिट इंट्रैक्शन एनर्जी है वो j+1 पर डिपेंड करती है। 2 कंजिक्यूटिव, अगर जैसे 3 कंजिक्यूटिव अगर हम बोलते हैं तो ये ऐसे, तो इसके बीच में ΔE1, इसके बीच में ΔE2। तो ये ध्यान रखना, ये जो इंट्रैक्शन की वजह से जो चेंज इन एनर्जी है ना वो j+1 की वैल्यू पर डिपेंड करता है। अब क्या होता है, ट्रांजिशन होता है, जैसे मान लीजिए P3/2 से लेकर S1/2 और P1/2 से लेकर S1/2 पे ट्रांजिशन होता है, तो इंटेंसिटी रेशो फाइंड करने के लिए आता है। तो इंटेंसिटी इज़ बेसिकली प्रोपोर्शनल टू 2j+1, 2j+1 पर डिपेंड करता है, तो रेशो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ मैंने आपको पॉइंट्स बता दिए हैं। अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस को फटाफट जल्द से जल्दी। सो गाइज, अब हम आ गए क्वेश्चन की तरफ। तो पहले हम निपटा लेते हैं BHU के क्वेश्चंस को। इसमें देखिए हमें कह रहा है कि कितना दिया हुआ है, द ऑर्बिटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ द हाइड्रोजन लाइक इज √2 टाइम्स V0। तो हमें पता है कि μL जो होता है वो √L+1 होता है, और ये μB के कितना दिया हुआ है, √2 टाइम्स μB। तो μB से μB कैंसिल हो गया, तो ये L+1 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर क्या सेटिस्फाई होगा, L इज इक्वल टू 1 ही होना चाहिए। तो अगर L इज इक्वल टू 1 है तो उसको हम बोलते हैं P। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, B हो जाएगा। अबाउट दी स्टेन-गेरलैक एक्सपेरिमेंट विच वन इज़ नॉट ट्रू, इट इज़ पॉसिबल विद एटम्स एंड आयंस, गिव्स द एविडेंस ऑफ, ये तो करेक्ट है। इट इज़ ऑब्जर्व, ये भी करेक्ट है। इट इज़ ऑब्जर्व, ये भी करेक्ट है। यानी इनकरेक्ट ये है क्योंकि मैंने आपको बताया आयंस के साथ ये पॉसिबल नहीं है। लैम्प शिफ्ट, देखिए मैंने लैम्प शिफ्ट के बारे में बताया, आपको भूल गया, लेकिन देखिए लैम्प शिफ्ट क्या होता है ना, लैम्प शिफ्ट का मतलब होता है कि जो 2 1 S हाफ है और 2 1 P हाफ है ना, तो जो एनर्जी होती है वो हमेशा देखा गया है, देखिए होना चाहिए कम, लेकिन लैम्प ने और रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट ने प्रूव कर दिया कि S के पास ज़्यादा एनर्जी होती है, थोड़ी सी ही एनर्जी है बट वो ज़्यादा एनर्जी होती है इन कंपैरिजन टू P। तो क्लियर सी बात है, इसका ऑप्शन 2 वाला सही है। ठीक है, 2 सॉरी, ठीक है, ये ग्रेटर है, P के पास नहीं, P के पास नहीं, सेम एनर्जी नहीं होती है। ये पहले बताया गया था डिराक लेवल्स वगैरह में, बट बाद में उसे लैम्प शिफ्ट नाम दिया गया और लैम्प रदरफोर्ड ने उसे प्रूव भी किया, और ये भी गलत है। तो सही क्या है, ये वाला। नेक्स्ट देखिए, डबलेट स्प्लिटिंग ऑफ द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ड्यू टू, डबलेट स्प्लिटिंग इज इतना, व्हाट इज़ द कॉरेस्पॉन्डिंग, देखिए ये तो आसान है। इसमें क्या होगा, हमने बताया आपकी जो डेल्टा T होता है वो Z⁴ पर डिपेंड करता है। तो फॉर दी हाइड्रोजन हमें पता है, हमें निकालना है Li2 पॉजिटिव के लिए, ये हो जाएगा 1/Li के लिए 3⁴, यानी 1/81। तो 81 टाइम्स कितना दिया हुआ है, 0.365, ये हो जाएगा डेल्टा T4 Li2 पॉजिटिव। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 29.565 सेंटीमीटर फॉर डेल्टा T Li2 पॉजिटिव। तो करेक्ट ऑप्शन इज 4th। द ग्राउंड स्टेट स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म फॉर Cl, ग्राउंड Cl का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, अगर आपने पढ़ा इसको मैं नेक्स्ट पे, चलो यहीं कर देते हैं। P है ना, तो 2p5 होता है बेसिकली, है ना। तो यानी आपके पास ये हो जाएगा, L का वैल्यू तो हो जाएगा नेट, यहाँ पर ये -1 0 +1, तो ये हो जाएगा -2 1, ठीक है। और S का वैल्यू तो है हाफ, तो J का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/2 एंड 3/2। अब देखिए क्या है कि ये मोर देन हाफ फील्ड है। मोर देन हाफ फील्ड में क्या होता है, हमें पता है ना, ग्राउंड स्टेट। तो मोर देन हाफ फील्ड में मैंने आपको बताया था कि जो लोअर वैल्यू होगी J की, जो हायर वैल्यू होगी J की, उसके पास कम एनर्जी होती है। तो 2, देखिए S की वैल्यू हाफ है तो 2 हो जाएगा, और L की वैल्यू 1 है तो P हो जाएगा, और ये 3/2, ठीक है। आप जो मैंने बताया उसी के हिसाब से हम चल रहे हैं। ये हो गया। द सेपरेशन बिटवीन एडजेसेंट ऑफ द नॉर्मल ट्रिपलेट इज़ 3.5। देखिए ये भी क्वेश्चन थोड़ा, इसको मैं आपको तरीका बता देता हूँ। इसमें हमें कह रहा है कि जो डेल्टा E2 है और डेल्टा E1 है वो 3:5 दिया हुआ है, यानी कि J+1 ओवर J+2, क्योंकि A उस पर कॉन्स्टेंट्स हैं तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ये 3/5, तो इससे हो जाएगा 3J + 6, और ये 5J + 5। तो यहाँ से J की वैल्यू आपके पास आ जाएगी कितनी, 1/2, J की वैल्यू आ जाएगी 1/2। अब अगर हमें पता है कि जो J की वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, L - S2 mod 2 L + S, ठीक है। अब देखिए इसके 3 वैल्यूज़ होंगे ना, 3/2 J+1 और J+2, तो 3/2 एंड 5/2। अब एक यहाँ से यहाँ तक लाई करती है, यानी कि जब आप L - S लेंगे ना तो आपको 2 वैल्यूज़ निकालनी है, यानी कि L - S लेके देखिए
और ये L प्लस एस कितना हो गया 5/2। इसको सॉल्व करके देखिए, अगर आंसर आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको s माइनस एल, क्योंकि मॉड है ना ये, तो 2 वैल्यूज़ आ सकती हैं। इस जब आप इसे सॉल्व करेंगे, अगर वो जो करेक्ट वैल्यू है नहीं मिल रही है, और हाँ L कभी भी रेशो में नहीं होना चाहिए। अगर L रेशो में आ रहा है तो आपका ये जो क्लेम है वो गलत है। फिर आपको क्या लेना होगा, s माइनस एल इज इक्वल टू हाफ और s प्लस एल इज इक्वल टू 5/2। तो यहाँ से आप निकालिए तो ये हो जाएगा कितना, माइनस किया 4/2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करना है हमें, द फॉलोइंग ट्रांजिशन, इसमें इंटेंसिटी निकालनी है। 3/2 से आ रहा है तो 2 × 3/2 + 1 यानी कि 4, 2:1। इसमें कुछ नहीं है। अभी मैंने बताया था कि जो इंटेंसिटी का जो रेशो होगा वो डिपेंड करता है 2j + 1 पे। इसके लिए j कितना है 3/2, इसके लिए j कितना है हाफ, सिंपली कुछ नहीं है। लैंड जी फैक्टर फॉर दी, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको L कितना है, P के लिए 1 और S की वैल्यू कितनी हो जाएगी हाफ और J की वैल्यू 3/2। फॉर्मूला मैंने बता दिया आपको, GJ इज इक्वल टू 1 + J, J + 1 L, L + 1 S, S + 1 ओवर अंडर रूट L, L + 1 S, S + 1। इसमें आप पुट करिए, आंसर 4/3 आना है। फॉर्मूले हैं आपके पास, तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, आगे बढ़ते हैं। ये एक DU का क्वेश्चन है, हमसे पूरा फाइन स्ट्रक्चर स्प्लिटिंग ऑफ द 2p स्टेट ऑफ द कार्बन एंड ऑक्सीजन इन द LS कपलिंग। इसमें सिंपली आपको रूल लगाना है, क्या कि कार्बन में मैंने आपको बताया कि लेस देन हाफ फील्ड होता है, तो लेस देन हाफ फील्ड में जितना ज़्यादा J होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी। तो यानी कि ये और ये ऑप्शन में हमें ज़्यादा मिल रहा है। लेकिन ऑक्सीजन में क्योंकि मोर देन हाफ फील्ड है, तो उसमें कम J वैल्यू कम एनर्जी, कम J वैल्यू कम एनर्जी, ज़्यादा J वैल्यू, तो यानी कि ऑप्शन 3 करेक्ट है इसका, ये नहीं है। ये है हमारे पास, इसमें इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू हैवी न्यूक्लियस, ये तो डायरेक्ट है। वेलोसिटी जो होता है वो किस पर डिपेंड करता है, वेलोसिटी इज डिपेंडेंट ऑन Z/n। ठीक है, तो Z/on रेडियस इज दिस। यहाँ पर रेडियस गलत दिया हुआ है, नहीं तो ये और ये ऑप्शन सही हो रहे थे। तो करेक्ट ऑप्शन इज़ 1। ठीक है, अब कुछ HCU के जो क्वेश्चन है, ये मेरे पास सामने जो है आपके पास दिख रहा है, ये HCU का क्वेश्चन है। ये देखिए, ये एक ही क्वेश्चन मुझे HCU का मिला, कह रहा है कॉलीमेटेड बीम ऑफ न्यूट्रल एटम सेंड थ्रू द इनहोमोजेनियस मैग्नेटिक फील्ड 7 इक्विस्पेस लाइन्स हैं। देखिए मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ। 7 यानी कि 2J + 1 इज इक्वल टू 7, तो J इज इक्वल टू 3, ये करेक्ट ऑप्शन है। करेक्ट ऑप्शन इज D। और भी आप क्वेश्चंस को करिए, सॉल्व करिए, मुझे बताइए कि आपके पास कोई डाउट निकल के आ रहा है तो टेलीग्राम ग्रुप नीचे ज्वाइन करिए, फिर मुझे बताइए। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिए अपना। गुड बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।